प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के टॉपिक संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। यद्यपि कार्यपालिका के प्रधान का यह नामकरण अमेरिकी संविधान के समान है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति के समान नहीं है। अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान ही वास्तविक प्रधान होता है, लेकिन भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटिश सम्राट जैसी ही होती है। राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं। संविधान में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नांकित योग्यताएं निश्चित की गई हों। पहली है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो। तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। इस संबंध में संघ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के मंत्रियों को सरकारी अधिकारी नहीं समझा जाएगा। राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि निर्वाचन के पूर्व वह इनका सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान उस सभा में रिक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में किसी अन्य वेतनभोगी पद को ग्रहण नहीं कर सकता। भारतीय संघ के इस सर्वोच्च पद के लिए इतनी कम योग्यताओं का होना आश्चर्य का विषय हो सकता है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर ऐसा किया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक इस उच्च पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह व्यवस्था जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के अनुकूल है। व्यवहार में इस पद पर केवल वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकेगा जिसे देश में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हो। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है और यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। यह पद्धति इस प्रकार है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और दूसरा, राज्य विधानसभाओं और 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य के विधानसभाओं और अब संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं को इसीलिए सम्मिलित किया गया है कि राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय शासन वरन संपूर्ण भारतीय संघ का प्रधान होता है। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संघीय संसद के साथ साथ राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों को सम्मिलित कर इस बात का प्रयत्न किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर न हो और संघ के इस सर्वोच्च पद को वास्तविक रूप में राष्ट्रीय पद का रूप प्राप्त हो सके। एकल संक्रमणीय मत पद्धति। संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा होगा। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होगा।
न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए एक सूत्र को अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत न्यूनतम कोटा इज इक्वल्स टू दिए गए मतों की संख्या अपॉन निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1। न्यूनतम कोटा की व्यवस्था इसीलिए की गई है ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर ही एक व्यक्ति को राष्ट्रपति का पद प्राप्त हो सके। इस व्यवस्था से ही यह पद के अनुकूल सम्मान का पात्र हो सकता है। इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता के द्वारा अपने मतपत्र में उतनी ही पसंद व्यक्त की जाती है जितनी संख्या में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं। सर्वप्रथम पहली पसंद या प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। यदि पहली पसंद के मतों की गणना से ही किसी उम्मीदवार को चुनाव कोटा मतदाताओं का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाए तो दूसरी पसंद के मतों की गणना नहीं की जाती। लेकिन यदि पहली पसंद के मतों की गणना से किसी भी उम्मीदवार को चुनाव कोटा प्राप्त न हो तो फिर क्रमशः दूसरी तीसरी पसंद के मतों की गणना की जाती है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों? संविधान सभा में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति पर पर्याप्त वाद विवाद हुआ था। कुछ सदस्य चाहते थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए। उनका विचार था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन ही लोकतंत्र के अनुकूल होगा और इस प्रकार से निर्वाचित व्यक्ति ही उचित रूप में भारत के राष्ट्र के प्रधान के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन अंत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई क्योंकि भारत की संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक प्रधान होता है और वास्तविक कार्यपालिका सत्ता उत्तरदायी मंत्रिमंडल के हाथ में रहती है। अतः इस व्यवस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति की स्थिति बेमेल हो जाती। संथानम के शब्दों में यह महसूस किया गया कि जब राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान मात्र बनाना है तो फिर उसे प्रत्यक्ष रीति के निर्वाचन करना व्यर्थ का परिश्रम होगा। संविधान सभा में यह आशंका भी प्रकट की गई थी और ऐसा आशंका करना उचित भी था कि अगर राष्ट्रपति प्रत्यक्षतः निर्वाचित होगा तो राष्ट्र का प्रधान केवल औपचारिक बने रहना वो स्वीकार नहीं करेगा और उस स्थिति में उसका मंत्रिमंडल में से संघर्ष हो सकता है, जिसका परिणाम संवैधानिक द्वंद्व के रूप में सामने आएगा। संविधान सभा के सामने यह विकल्प था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के सदस्यों द्वारा ही किया जाए, किंतु इसे इसीलिए अस्वीकार कर दिया कि संसद द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति बहुमत दल का प्रतिनिधि मात्र बना रहेगा और वह न तो स्वतंत्र राष्ट्रपति होगा और न ही राष्ट्र का प्रतीक होगा। राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय सरकार का वरन संपूर्ण भारत का प्रधान होगा। इसीलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की यह विधि जो संविधान में दी गई है अपनाई गई। इस पद्धति को विकल्पात्मक मत या वरीयतात्मक मत प्रेफरेंस वोट की संज्ञा दी जाती है। इसका उद्देश्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्राप्ति नहीं है बल्कि यह निश्चित करना है कि निर्वाचित राष्ट्रपति को बहुमत प्राप्त होता है। आगे चलकर डॉक्टर शर्मा बताते हैं कि यदि उम्मीदवारों की संख्या केवल 2 है या 2 से अधिक उम्मीदवार होते हुए भी अधिकांश मतदाता द्वितीय या आगे विकल्प मतपत्र पर मत नहीं देते तो यह पद्धति भी ठीक उसी प्रकार कार्य करेगी जिस तरह सामान्य बहुमत प्रतिनिधित्व की पद्धति विकल्पात्मक या वरीयतात्मक पद्धति के रूप में नहीं। इस पद्धति का एक संभव दोष यह है कि यदि उम्मीदवारों की संख्या 2 से अधिक है और मतदाता मतपत्रों पर अपने विकल्प चिन्हित नहीं करते, अर्थात केवल एक ही उम्मीदवार को मत देते हैं और किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो क्या होगा? यह दोष तभी दूर हो सकता है जबकि कुछ विकल्पों को चिन्हित करना अनिवार्य कर दिया जाए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में सीनेट के सदस्यों के संबंध में किया गया है। परंतु इन आलोचनाओं के होते हुए भी पद्धति को विशेष कारणों से अपनाया गया है और इसका अपना महत्व है। प्रथम, इसके अंतर्गत वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकेगा जिसे कुल मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, न कि साधारण बहुमत, जैसे कि साधारण बहुमत की पद्धति में होता है। दूसरे, इसमें संसद के छोटे दलों तथा प्रादेशिक दलों का चुनाव में अपनी आवाज़ को रखने का अवसर मिलता है। यदि निर्वाचक मंडल में किसी एक दल का बहुमत न हो तो उसे अन्य दलों का सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा। राष्ट्रपति पद के लिए उपलब्धियां, भत्ते और पेंशन। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित परिलब्धियां और भत्ते प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क निवास स्थान, संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसकी उपलब्धियों तथा भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति को वार्षिक पेंशन प्राप्त होती है। पूर्व राष्ट्रपति को सचिवालय के खर्च के लिए निःशुल्क आवास
बिजली, पानी, कार आदि की सुविधा उपलब्ध होती है। फरवरी 2000 ईस्वी में राष्ट्रपति के जीवन साथी को आवास और पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है। उन्मुक्तियाँ, इम्यूनिटीज़। राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अपने पद के अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह जो कोई कार्य करे उसके संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यद्यपि भारतीय संघ में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन उन कार्यों के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा। जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है, तब तक उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। न तो उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जा सकता है, न उसे कैद किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को उस पर किसी प्रकार का दावा हो तो 2 महीने का नोटिस देने के बाद ही किसी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अंतर्गत रिक्त हो जाए तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होता है, न कि शेष अवधि के लिए। यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, फिर भी यह संवैधानिक परंपरा विकसित हो रही है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित नहीं होगा। राष्ट्रपति पद के लिए महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। अभियोग लगाने के लिए अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है और अभियोग लगाने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा। यदि वह सदन की समस्त संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत कर लिया जाएगा तो उसके उपरांत वह भारतीय संसद के द्वितीय सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन इन अभियोगों की या तो स्वयं जांच करेगा या इस कार्य के लिए एक समिति की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सदन में स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा महाभियोग की जांच में हिस्सा ले। यदि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो वह प्रस्ताव स्वीकार माना जाएगा और प्रस्ताव के स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति का पदच्युत समझा जाएगा। इस संबंध में यह बात विशेष जानने योग्य है कि इस काल में भी वह अपने पद पर आसीन रहता हुआ बराबर अपना कार्य करता रहेगा। राष्ट्रपति अपने पद पर निश्चित अवधि की समाप्ति के उपरांत भी उस समय तक आसीन रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति पद को ग्रहण नहीं करता है। मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग की स्वीकृति के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथासंभव 6 माह के अंदर अंदर नया निर्वाचन हो जाना चाहिए। नए राष्ट्रपति की भी अवधि 5 वर्ष की होगी। जब तक वह निर्वाचित नहीं होगा उस समय तक भारत का उपराष्ट्रपति उसके पद पर कार्य करेगा। संविधान के अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि यदि कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जब भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने कार्य को संपन्न करने में असमर्थ हो तो भारतीय संसद को उसके कार्यों के संपादन की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रसंग में 1969 में ही अनुच्छेद 70 के अंतर्गत प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस बिल पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों को संपन्न करेगा।